हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ 20 दिन का टाइम और बचा है और ये 20 दिन भी आपको इसीलिए मिल गए क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो बस इतना इंश्योर करो कि इन 20 दिन का ठीक से यूज़ कर लो, क्योंकि आखिरी मौका है, दोबारा से मौका आने वाला नहीं है आप सबके पास। और इन 20 दिन में क्या क्या आपने करना है, हर सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, एक एक सब्जेक्ट को आपको ठीक से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न बदल गया है। अब आपको मॉक देने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब आपको जो आपका माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने राइट माइंडसेट के साथ तैयारी कर ली तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे एग्ज़ाम के अंदर। और इस बार आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के बारे में नहीं सोचना है, आपको इतने मार्क्स लाने हैं कि आप कट ऑफ को आराम से क्लियर कर पाओ, और आप कर लोगे अगर वो चीज़ें आप अगले 20 दिन तक करते हो जो मैं आपको बता रही हूँ। और ईमानदारी से आपने वो करनी है, एक एक चीज़ अपने पास नोट कर लो। और मैं ये जो पूरी स्लाइड्स हैं इन सब की PDF भी बना के जस्ट इन नेक्स्ट 24 आवर्स में टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी। तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। वहाँ पे मैं सारी ये पूरी की पूरी PDF अपलोड कर दूंगी, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो आपको बस इतना सा फॉलो करना है, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे भी और हर जगह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सब अपना अपना कुछ ना कुछ प्लान बता रहे हैं, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। बट उन सभी चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि अब क्या करना चाहिए, अब इन आखिरी के 20 दिनों में क्या करें। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है ये, बट इसको थोड़ी सी आप स्पीड में देख सकते हो, लेकिन आराम से बैठ के देखना। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आपने ये चीज़ें अप्लाई कर ली, ये सारी चीज़ें अच्छे से पूरा ट्रस्ट करके एक एक चीज़ को अप्लाई किया, एक एक चीज़ को यूज़ किया जो जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, तो आप इन 20 दिन का पूरा ठीक से यूज़ करोगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लोगे। इस चीज़ की गारंटी है। आपको किसी और वीडियो को अब देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके बाद जस्ट गो टू योर टेबल और बैठो और अपना तैयारी करो, अपनी चीज़ों को नोट करो, टारगेट्स बनाओ और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। सबसे मेन चीज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन, जो बच्चे करना भूल जाते हैं। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो जो चीज़ें मैं बताऊँ, जस्ट इम्प्लीमेंट इट, दैट्स इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मॉक्स के बारे में मैं बात करती हूँ। मॉक्स के लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई थी, जस्ट कुछ ही दिन पहले बनाई थी, और इतनी बेस्ट वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको मैंने एक एक डिटेल में चीज़ें को एक्सप्लेन किया है कि आपको मॉक टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करना होता है, आपका सही तरीका क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए। अगर आपने नहीं देखी है ना तो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो तरीका मैंने आपको इसमें बता दिया, जिस तरीके से मैंने आपको मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना बताया, क्योंकि अब आ रहा है न्यू पैटर्न पे, ठीक है। आपको पहले की तरह 90 से 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगर एक्यूरेसी के साथ 75 तक भी अटैम्प्ट कर लेते हो ना, 75 से 80 मैक्सिमम, 75 भी अगर आपने एक्यूरेटली अटैम्प्ट किए, अच्छी एक्यूरेसी रख के, अगर आप 90% एक्यूरेसी रख के इतने भी अटैम्प्ट करके अब हाँ आ जाते हो, तो आप ईजिली क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम। तो अब जो चीज़ काम करने वाली है वो करेगी एक्यूरेसी। आपको इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। और कैसे करना है, पेपर को देने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट राउंड में कैसे और सेकंड राउंड में कैसे, किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है मॉक को अटैम्प्ट करते टाइम, वो सब मैंने इसमें बताया और वो आपको करना है। अगर आपने कर लिया तो जो बच्चे अभी 100 के पास बैठे हुए हैं ना, तो वो एकदम से बूस्ट हो जाएगा स्कोर उनका, क्योंकि गलती ही यहाँ पे हो रही है, मॉक अटैम्प्ट ही नहीं करना आ रहा। जो चेंजेस आपको करने चाहिए ना अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, मॉक को अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में, वो चेंजेस आप नहीं कर पा रहे हो। और वो चेंजेस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर आपने वो चेंजेस कर लिए जो मैंने इसमें बताए हैं, तो आप कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप डायरेक्ट चैनल पे जाओगे तो चैनल पे आपको सबसे टॉप पे दिख जाएगी ये वीडियो, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने ये डाली है। तो आप उसको देखना, एक बार जाके इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना, और जो जो चीज़ें मैंने बताई उनको भी देखना। और मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट भी की थी कल, और मैंने उसमें सबके डाउट्स लिए थे कि क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस हिसाब से फिर मैं वो वीडियोज़ में अपनी बता दूंगी। तो उसमें एक मैसेज मैंने देखा कि आप सभी टारगेट मार्क्स पूछ रहे हो CGL के लिए, इस बार के CGL के लिए, कि आप कितना टारगेट करो। तो मेरे अकॉर्डिंगली अभी ऐसा कोई माइंडसेट मत बनाओ, प्लीज़ मत बनाओ। आपको ये माइंडसेट हटाना ही पड़ेगा, हर हालत में हटाना पड़ेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ये चीज़ें मत देखो, बिल्कुल भी मत देखो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। लेकिन आपको बस फोकस इतना रखना है कि आप अपना 100% वहाँ पे दे के आओ। जो इजी वाले क्वेश्चन हैं, जो सभी बना सकते हैं, जो आप भी बना सकते थे, जो मॉडरेट वाले क्वेश्चन है जिसको आराम से किया जा सकता था, उनको बना के आना बस। कहीं ये ना छूट जाएं आपसे, ठीक है। न्यू क्वेश्चंस की जगह पे आप इन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो।
कहीं इसके चक्कर में, न्यू क्वेश्चंस को करने के चक्कर में कहीं इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन को ना छोड़ के आ जाओ वहाँ पे, जो बाकी सभी बना के चले जाएंगे। कंपटीशन है, आपको टॉप नहीं करना, आपको compete करना है, आपको दूसरे से compete करना है, ठीक है। जो चीज़ आपसे नहीं बन रही वो दूसरे से भी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने उस नई चीज़ के पीछे लग के उस चीज़ को भी ख़राब कर लिया जो आप बना सकते थे, तो बस आप तो ऑलरेडी रेस से बाहर हो गए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा इस चीज़ से दिमाग को साइड में कर लो। कोई टारगेट स्कोर नहीं रखना, कोई टारगेट मार्क्स नहीं रखने, कोई कट ऑफ स्कोर नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट मैंने इसमें आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से आपने मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट कर सकते हो इस टाइम पे। और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स मैंने इसमें बताए थे आपको। अगर आपके पास ओलिव है, द पंडित्स का मॉक है, तो आप वो भी दे सकते हो। द पंडित्स के अलावा और टेक्स्ट बुक के मॉक्स हैं। टेक्स्ट बुक तो इस टाइम पे सबके पास होगा, तो आप इसके दे सकते हो। टेस्ट आपको एडिक्विटी बेस्ड मॉक्स मिल जाएंगे, उसके अंदर 15 मॉक्स हैं जो कि न्यू पैटर्न पे बेस उन्होंने डाले हुए हैं, और साथ ही में अब तो सेक्शनल टेस्ट भी डाल दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स भी अवेलेबल करवा दिया, तो आप वहाँ से लगा सकते हो। आप सभी के पास होगा भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो। अगर नहीं है तो आप अभी परचेज़ कर लो, अभी सेल चल रही है 14 एंड 15 अगस्त को, ये 2 दिन सेल रहने वाली है। और अभी आपको पास प्रो मिल जाएगा 263 रुपीज़ में। तो 1 ईयर का आप परचेज़ कर सकते हो, रीन्यू कर सकते हो अपना पास, और SYG कोड का यूज़ कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आपका एक्सपायर हो चुका है या फिर आपने नहीं लिया हुआ है, तो मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। मॉक में एक चीज़ और बता देती हूँ, आपको एक फुल मॉक डेली का लगाना ही लगाना है, क्योंकि आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना इस टाइम पे, जितना भी सब आप पढ़े जा रहे हो, उसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा अगर आपने उस 1 घंटे के अंदर उसको अप्लाई ना किया। तो वो जो 1 घंटा होने वाला है ना, जो एक एग्ज़ाम आर होता है, उसके अंदर वो सभी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है जो आपने आज तक पढ़ी, जो चीज़ें आपने सीखी, जो जो आपने गलतियाँ करी उनसे सीखा, वो सब चीज़ें आपको उस 1 घंटे में ही अप्लाई करनी होती हैं। और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको मॉक लगाने की पूरी प्रैक्टिस होगी। जब आप घर पे डेली एक मॉक लगाओगे, उसका एनालिसिस करोगे, अपनी वीकनेस देखोगे, अपनी स्ट्रेंथ देखोगे, और उसके बाद अपने वीक पॉइंट के ऊपर काम करोगे, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे के अलग अलग वीक पॉइंट्स होते हैं, सभी के अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। इसीलिए आपको खुद के ऊपर काम करना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को पहचानना पड़ेगा, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे सही हूँ, मैं कहाँ दूसरों से अलग हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद को आइडेंटिफाई करनी है, खुद के लिए, कोई तीसरा आके नहीं करने वाला है। तो आपको जो ये 20 दिन हैं वो सेल्फ स्टडी के अंदर ही देने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ स्टडी। आपको कुछ और नहीं देखना, बस खुद पे ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है रिलेटेड टू योर माइंडसेट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डाउट्स आए हैं। मैंने आपको बताया कि जो मैंने पोस्ट भी डाली थी कल, उसमें भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए, और यही सारे मैसेजेस थे उसके अंदर, तो मुझे ये एड्रेस करने हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, टारगेट्स। जो हमने 50 डेज़ की टारगेट सीरीज़ चलाई थी ना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वो काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि अब ये जो 20 दिन बचे ना, उसके भी टारगेट सीरीज़ लेके आओ। तो देखो, मेरी बात मानो, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई गलत आपको वो सजेशन नहीं दे रही हूँ मैं। इस टाइम पे टारगेट सीरीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये टाइम आपका सेल्फ स्टडी का ही टाइम है, और कोई नहीं। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान देना है और सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी इसलिए करनी है क्योंकि जो जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं और जो जो टॉपिक्स आपके वीक हैं वो आप जानते हो, मैं नहीं जानती। अगर मैं कोई टारगेट दूंगी, या मेरे अलावा कोई और भी अगर कोई टारगेट दे रहा है, तो वो अपने आप को जानता है, या फिर कॉमन टारगेट्स दे रहा है जो सबके लिए कॉमनली काम कर जाएं। लेकिन अभी ये जो टाइम है ना, ये जो 20 दिन का टाइम है, ये आपका टाइम होना चाहिए, सिर्फ आपका टाइम। इस 20 दिन के अंदर आपको सिर्फ अपनी चीज़ों पे काम करना है, कॉमन चीज़ों पे नहीं चलना है, ठीक है। इनको इस तरीके से यूज़ करना है। आप एक एक सब्जेक्ट को उठाओ, एक एक सब्जेक्ट को देखो कि कौन से पॉइंट में क्या क्या दिक्कत आपको आ रही है। तो अपने ऊपर काम करोगे तभी तो उन चीज़ों को इम्प्रूव भी कर पाओगे ना। इन कॉमन टारगेट सीरीज़ का यूज़ करके क्या होगा? ऑनेस्टली मैं तो चला दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक न्यू टारगेट सीरीज़ लॉन्च करने में, डेली के टारगेट्स देने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, और मैं ऐसा कोई काम इस टाइम पे नहीं करना चाहती बिल्कुल भी जो आपको कोई बैड रिजल्ट दे, या फिर जिस चीज़ का रिजल्ट ना मिले। तो मैं ऑनेस्टली आपको सही सजेशन दे रही हूँ। तो इन टारगेट सीरीज़ से थोड़ा सा दूर रहो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपने ऊपर वर्क करना है बस। और मैं इस टाइम से निकली हुई हूँ, तो इसलिए मैं जानती हूँ कि कितना ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है ये। मैंने मैसेज भी डाला था आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पे। आप सभी जो कनेक्टेड हैं उनको ज़रूर पता होगा, मैं वहाँ अपडेट भी करती रहती हूँ टाइम टू टाइम।
दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा कंटेंट है जो फ्लो हो रहा है यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी, बहुत ज़्यादा कंटेंट है जिसकी वजह से फोमो क्रिएट हो रहा है। तो इस चीज़ से दूर रहना है आपको। कैसे दूर रहना है, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपको सारी चीज़ें एक ही बारी में सब बता दूं कि आपको अब कुछ और ना देखना पड़े। अब किसी और चैनल पे जाके, किसी और यूट्यूब पे जाके, किसी और टेलीग्राम पे जाके चीज़ों को ना देखना पड़े, ना किसी की सुननी पड़े। आप बस जाओ, अपनी टारगेट नोटबुक उठाओ, उसमें चीज़ों को नोट करो और उन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, बस। और कुछ नहीं करना। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था मेरा कि मैं आपको राइट डायरेक्शन दिखा दूँ एक बार। दूसरी चीज़, जो नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं उनका क्या करना है आपको, और ये जो ओल्ड टॉपिक्स थे उनका क्या सीन है। तो सीधी सी बात है, नए टॉपिक्स जो ऐड हो रहे हैं वो रीजनिंग में हो रहे हैं, मैथ में हो रहे हैं। मैं वीडियो में बताऊंगी आपको, एक एक सब्जेक्ट का बताऊंगी मैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं और आपको उनको कैसे कैसे उन सभी के साथ डील करना है, पुराने टॉपिक्स के साथ कैसे डील करना है इस टाइम पे, और उन नए टॉपिक्स को कैसे कवर करना है। जबकि मैंने वो न्यू जो टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, वो जब ये 50 डेज़ की सीरीज़ चल रही थी हमारी, तो उसके अंदर मैंने वो कवर भी करवाया है। जिन्होंने वो ज्वाइन कर रखी होगी उन्होंने वो किए भी होंगे कवर, जो फॉलो भी कर रहे थे, जिसमें हमने 40 डेज़ के अंदर जो सेक्शनल टेस्ट लगाए थे जो हार्ड वाले होते हैं अच्छे लेवल के। उसके बाद हमने लास्ट के 10 डेज़ के अंदर जब सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गया था, तो मैंने उसी टाइम वो सभी न्यू टॉपिक्स ऐड कर दिए थे सीरीज़ में। तो हमने आखिरी के 10 दिन में वो सभी न्यू टॉपिक्स कवर भी कर लिए हैं। बट स्टिल मैं इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, जिसने नहीं किए हैं वो कर सकता है, और क्या क्या करना है वो भी सब मैं बता दूँगी इस वीडियो में, तो पूरा देखना। दूसरी चीज़ जो दिक्कत आ रही है वो है कि जो आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। ये बात बहुत सारे बच्चों ने बोली है, बहुत ज़्यादा डाउट आए हैं इस चीज़ को लेके, इसीलिए मुझे यहाँ पे मेंशन करनी पड़ी कि जो आपके मार्क्स हैं वो कम हो रहे हैं। इवन मतलब काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि हमारे 140 आ रहे हैं, 150 हमारे आ रहे थे पहले, लेकिन अब वो डिक्रीज़ हो चुके हैं, वो 100 पे चले गए हैं, 120 तक। मतलब यहाँ पे आके वो स्टक हो गए हैं। ठीक है, तो देखो पैटर्न बदला है, क्वेश्चन का लेवल बदला है। पहले का लेवल अलग था, अब का लेवल अलग है, तो आप उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते ना। अगर पहले कट ऑफ 150 गई थी तो अब कट ऑफ 150 थोड़ी जाएगी, अब कट ऑफ भी तो डाउन जाएगी। कंपटीशन है ना ये, आपको एक पर्टिकुलर मार्क्स वहाँ पे टच थोड़ी करने हैं, आपको बस कट ऑफ क्लियर करनी है, और कट ऑफ कम ही जाने वाली है, उस चीज़ की चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, तो बस एक चीज़ होती है परसेंटाइल, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो। मार्क्स को देखने की बजाय परसेंटाइल देखो। अगर आपकी परसेंटाइल 90 प्लस रह रही है तो यू आर गुड टू गो। 95 रह रही है तो बहुत अच्छी बात है, 90 प्लस रह रही है तो भी ठीक है, लेकिन अपनी वीकनेस पे काम करो। देखो कौन कौन से चैप्टर आपकी वीक हैं, और ये जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, इसके अंदर जो तरीका मैंने बताया था मॉक को अटैम्प्ट करने का वो लगाना, आपको अपने आप इफेक्ट दिख जाएगा, बिना कुछ और करे, बिना कुछ एक्स्ट्रा करे आपको दिखेगा कि मैं मेरी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत थी, बाकी किसी और चीज़ में इतनी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ आ रही थी, चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया कर पा रहा था, उनमें दिक्कत आ रही थी। तो बस जिस दिन आपने इम्प्लीमेंटेशन करना सीख लिया तो आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के अंदर, जो जो चीज़ें भी आगे भी एक्सप्लेन करूँगी सब्जेक्ट वाइज, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे कितनी वीडियो देख लो, आप कितनों से बात कर लो, कितनी स्ट्रेटजीज़ बना लो, सब कर लो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ना कर पाओ। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स के साथ, पर उससे पहले एक छोटी सी बात। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा लो साउंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी 1-2 दिन से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा फीवर था मुझे, और अब भी थोड़ा सा है, तो इस वजह से थोड़ा मैं लो साउंड कर रही हूँ। तो थोड़ा आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, क्योंकि बहुत क्रूशियल डेज़ हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी यही सब हो। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ पे पूरा पूरा फोकस रखना। ठीक है, तो अभी कुछ 2-3 दिन से मैं काफ़ी डाउन, तो इसलिए बस अपनी थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो मैथ से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम दिया था, मैंने सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम मेरा देने का पर्पस यही था कि मैं देख के आ पाऊँ कि क्या लेवल आ रहा है। अब न्यू पैटर्न आया है, वेंडर चेंज हुआ है, तो काफ़ी सारे चेंजेस आए होंगे, और फिर मिस मैनेजमेंट के ही केस आ गए। तो जिस टाइम पे फॉर्म निकले थे तब तो इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो मेरा पर्पस ही ये था फॉर्म फिल करने का सिलेक्शन पोस्ट का, कि मुझे देख के आना है सीजीएल से पहले कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। और मैं एग्ज़ाम देने गई भी इसलिए क्योंकि पोस्ट इतनी कुछ खास थी नहीं जो जिसके लिए मैं अप्लाई कर सकूँ, मतलब जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। बट स्टिल मेरे को 1-2 पोस्ट दिखी जिसमें 6-7 वैकेंसीज आई हुई थी, तो मैंने वो फिल कर दी। रीज़न बीइंग कि मुझे लेवल देख के आना था, और मैं गई। तो उस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देख के आई,
जब मैं एग्ज़ाम भी दे रही थी तब भी मैं काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थी रेदर देन डूइंग मतलब वो जॉब। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और आंसर की भी अभी तक नहीं आई है, और अगले 1 महीने तक आंसर की नहीं आने वाली है सिलेक्शन पोस्ट की, तो वो तो भूल ही जाओ। जो करना है अभी खुद करना है। सीजीएल में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा आप अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो सिलेक्शन पोस्ट में आया है हम प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं कि शायद सीजीएल में भी पूछ ले ये सारे टॉपिक्स जो मेंस में वो पूछता था पहले। सीजीएल मेंस में हो सकता है वो पूछ ले, और हो सकता है ना भी पूछे। हो सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ये सारे टॉपिक्स ये सब मेंस के टॉपिक्स हैं। इन दोनों को छोड़ के मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट, हाइट एंड डिस्टेंस ये मेंस का टॉपिक नहीं है, बट इनके अच्छे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, इन सभी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। तो ये टॉपिक्स हैं, आप नोट कर लो अपने पास, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी आप सबके साथ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे क्वेश्चन आया है, इसका भी प्रोबेबिलिटी से बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। स्टैटिस्टिक के ये जो सभी टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, इनको अलग से कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। अब तो वीडियोज़ आ गए हैं, गगन सर ने भी बनाई है, इन सभी टॉपिक्स पे आप देख सकते हो। आगे मेंसुरेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेंसुरेशन के अंदर भी 3D का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, 2D का क्वेश्चन अच्छा पूछ रहा है वो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे अच्छे 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं बेसिकली जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है। हाइट एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन है, बट वो काफ़ी लेंदी और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं पूछा उसने। उसके बाद बेस कन्वर्जन, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये एक न्यू टॉपिक है जो आपको लग रहा होगा, तो आपको ये करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। इन सब की वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब के ऊपर, अगर आप एक एक टॉपिक आप सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो 2 टॉपिक्स है ना, मैं इनका सोर्स आपको बता देती हूँ। ये अगर आप एनसीईआरटी से कर पाओ तो बेस्ट है। जो एनसीईआरटी है ना उसकी 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये टॉपिक्स दिए हुए हैं और काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो अगर आप वहाँ से कर सकते हो इनको तो आप वहाँ से कवर कर लो, डिटेल में कवर कर लो, क्योंकि वहाँ उन्होंने डिटेल में ही कवर करवाया अच्छे से, ठीक है। स्टैटिस्टिक की आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, उतना कर लो, इनफ है। और ये सभी टॉपिक्स भी कर लेना। मेंसुरेशन की प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, और अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, अगर किसी टीचर ने करवा दिए हैं, अगर मुझे मिले तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, लिंक डाल दूँगी वीडियो का, जहाँ से मुझे मिलता है अच्छे क्वेश्चन का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसकी भी अगर मुझे पीडीएफ मिलती है ना कहीं से, जो अच्छी पीडीएफ होगी जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे, वो मैं शेयर कर दूँगी। और अभी मैंने कुछ दिन पहले करी भी थी टेलीग्राम चैनल पर, इसकी भी करी थी और इसकी भी करी थी, आप देखना एक बारी जाके, ठीक है। टेलीग्राम पर मैंने शेयर की थी। उसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसकी भी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है, और इसकी भी वीडियो देख लेना, छोटी सी 1 घंटे की शायद मिल जाएगी आपको, गगन सर ने बनाई है, वो देख लेना। ये तो हो गई इन न्यू टॉपिक्स की बात कि आपको इनको कवर करना है। और ये भी नहीं कि सारे दिन लगा दो, 20 के 20 दिन लगा दो, इन्हीं के पीछे लगे रहो, ऐसा भी मत करना। लेकिन इतना ज़रूर कर लेना कि अगर इन टॉपिक में से एक डिसेंट सा क्वेश्चन आता है जो सब बना सकते हैं, तो कहीं आपसे ना छूट जाए वो, उतना ज़रूर करके जाना, ठीक है। अगर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ गया ना, तो वो तो कोई भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। आप भी नहीं बना पाओगे और ना ही कोई और बना पाएगा, क्योंकि टाइम फैक्टर भी रहता है पेपर के अंदर। अब तो इतना टाइम ही नहीं बच रहा मैथ के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना कि जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो इजी हो, जो नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन हो, जो बनाया जा सकता है थोड़ा सा टाइम देके, तो वो आप बना सको। और जो इनके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स बचते हैं ना, उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो उसी तरीके से पूछ रहा है जैसे टीसीएस में वो पूछता था। उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में आपको चेंज देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे वहाँ पे हो सकता है, इसके अलावा कोई और चेंज नहीं है। तो अपने जो बाकी टॉपिक्स आपने जिस भी टीचर से पढ़े हुए हैं वहाँ से रिवाइज़ कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। अगर अच्छे क्वेश्चन आपने मार्क किए हुए हैं अपनी बुक के अंदर, तो उनको दोबारा से लगा के देख लो, दोबारा से उनकी प्रैक्टिस कर लो। पिनाकल के अंदर आपने वो वैरायटी क्वेश्चंस देखे होंगे, है ना, और साथ में कुछ मार्क भी किए होंगे जब आपने पीवाईक्यू बुक सॉल्व करी, तो उन्हें कर लो, नहीं तो अपनी शीट जो है उसी को एक बार दोबारा से लगा लो उन चैप्टर्स की, तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, यानी एक बार वो सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके आगे से निकल जाएं। और कर सकते हो 20 दिन में, बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डेली का एक एक चैप्टर उठा के उनकी रिवीजन कर लो, सभी फॉर्मूलाज वगैरह दोबारा से देख लो, सारे कंसेप्ट्स दोबारा से देख लो। कंसेप्ट देखने ज़रूरी हैं, सिर्फ वो कंसेप्ट मत देख के जाना जो प्रीवियस ईयर में ही वो पूछ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं ना, तो सिर्फ वो मत देखना, सारे कंसेप्ट देख के जाना A to Z। और ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप कवर कर लो जिस जिस तरीके से, जिस जिस सोर्स से मैंने आपको बताया वैसे, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको इतना करना है। उसके अलावा एक चीज़ और मुझे यहाँ पे ऐड ऑन करनी है, वो है एक सेक्शनल टेस्ट।
सेक्शनल टेस्ट लगाओ मैथ्स के, क्योंकि स्पीड चाहिए। स्पीड के साथ आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। जैसे मैं पहले लगवा रही थी सेक्शनल टेस्ट डेली के, आपको वो लगाने हैं। डेली के 2 सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल के लगाने हैं। मैं जो हार्ड सेक्शनल थे ना आए हुए पिछले सालों में, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। अदरवाइज़ टेक्स्ट बुक के ऊपर जो उन्होंने सेक्शनल टेस्ट निकाले हैं ना अभी, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप डेली के 1 से 2 जितना आपको टाइम अलाउ करता है इन टॉपिक्स को करने के बाद आप वो करो। एक फुल मॉक तो लगा ही रहे हो, साथ में 1 या 2 सेक्शनल जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे लगाओ, क्योंकि और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब तो रीजनिंग के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम निकले, बट स्टिल 1 से 2 सेक्शनल आप लगाने की कोशिश करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में जो सबसे मेजर इशू आ रहा है ना अब, वो आ रहा है स्पीड और टाइम का। क्या इशू आ रहा है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो मॉक टेस्ट लगाते टाइम सबसे पहले बच्चे रीजनिंग ही करते हैं। ऑब्वियसली सभी मैक्सिमम बच्चे रीजनिंग करते हैं मॉक टेस्ट लगाते टाइम, तो उसी रीजनिंग को करने में ही आपके 20 मिनट निकल जा रहे हैं। यानी आप 20 मिनट के अंदर वो रीजनिंग कर रहे हो जो पहले आप 15 मिनट से पहले ही कर लेते थे, 15 मिनट से कम में कंप्लीट कर लेते थे। अब वो टाइम 20 मिनट पे आ चुका है, और 20 मिनट में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो जो मॉक टेस्ट में आपको दिखते हैं। बट जो रियल पैटर्न मैं वहाँ पे देख के आई थी, जो सिलेक्शन पोस्ट में पूछा, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर 20 क्वेश्चन डुएबल थे जो आप कर सकते हो, बिल्कुल डुएबल थे। लेकिन जो बाद के 5 क्वेश्चन थे ना, वो सच में बहुत absurd टाइप के थे जो नहीं बनाए जा सकते। जिसके अंदर मिसिंग नंबर सीरीज़ का भी एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर और भी 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने कभी देखे ही नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी। और जिस बच्चे ने उन 5 क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया कि मैं तो करके ही जाऊँगा, ईगो पे ले लिया, तो वो वहाँ पे काम ख़राब हो जाएगा, वो पूरा पेपर ही नहीं देख पाएगा। तो आपको वहाँ स्किप करना पड़ेगा। तो रीजनिंग के अंदर आपको स्किप करके ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। जिस तरीके से मैंने मॉक अटैम्प्ट करना बताया, बस वो तरीका आपको लगाना है और अपनी स्पीड को कम करना है। किस तरीके से करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मॉक टेस्ट वाली वीडियो में, तो एक बार ज़रूर देख लेना। टॉपिक्स की मैं बात कर लेती हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं रीजनिंग में। ये सभी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। मॉडुलस वाला जो क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी बार आ रहा है, और सिलेक्शन पोस्ट की तो हर शिफ्ट में आया है मॉडुलस वाला क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट आ रहा है। नंबर सीरीज़ के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ दोनों आ रही है। और एक बार स्टेटमेंट भी ज़रूर देख लेना करते टाइम कि मिसिंग पूछ रहा है या रॉन्ग पूछ रहा है, ठीक है। कई बार होता क्या है कि हमें आदत हुई है कि हाँ मिसिंग ही पूछेगा, अब तो अगला ही बताना होगा, तो हम देखने लग जाते हैं कि आगे क्या आएगा। 1 मिनट के बाद देखते हैं कि अरे ये तो रॉन्ग नंबर पूछ रहा था, 1 मिनट ख़राब। तो स्टेटमेंट पढ़ना। आगे सिचुएशनल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिचुएशन का मतलब कि उन्होंने आपको 5-6 लाइन के अंदर सिचुएशन दी हुई है पेपर में, या आप ऐसे ऐसे हो, आप एक ग्रोथ मैनेजर हो अपनी कंपनी के, और आपका ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय है, वो इस तरीके से वर्क कर रहा है, अब आपको क्या करना चाहिए उसको ठीक करवाने के लिए, वगैरह वगैरह। इस टाइप से ना आपको सिचुएशन दे दी कि आप ऐसे ऐसे हो। उसके बाद आपको दे दिया ऑप्शन कि आप ये करोगे, ये करोगे, मतलब एक एक 2-2 लाइन में उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए कि आप कौन सी सिचुएशन, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कौन सा डिसीजन लोगे, आपका बेस्ट क्या होगा, तो वो आपको चूज़ करना है। तो उस टाइप के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ रहा है वो, ऐसी इस टाइप की ही सिचुएशन वो देता है। अब आपको डिसाइड करना है वहाँ पे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन थे, ये तो आए हैं पहले भी CGL मेंस में आए हैं, तो वही वाले हैं एनालिटिकल रीजनिंग, कंक्लूजन वाले, अजम्पशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन, ये सभी आ रहे हैं। उसके अलावा नंबर प्रॉब्लम, यानी कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, यानी कि जो आपके मैथ्स के चैप्टर हैं, फॉर एग्जांपल एज वाला टॉपिक, और एक शायद टाइम एंड वर्क का भी था जो मैंने देखा। तो मैथ्स के चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछ रहा है वो रीजनिंग के अंदर, मतलब 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे थे इस बार भी सिलेक्शन पोस्ट में, जो मैथ्स के थे, मैथ्स के किसी चैप्टर के थे। टाइम एंड वर्क का था, प्राइप एंड क्रिश्चियन का था, और एज का था। एज का क्वेश्चन काफ़ी बार उसने पूछा, तो ये क्वेश्चन वो रीजनिंग में पूछ रहा है 2 क्वेश्चन, ठीक है। बना सकते हो, बाकी ऐसी कोई वो नहीं है, बट सिंपल पूछ रहा है वो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है, बट पूछ रहा है। उसके अलावा ट्रेंड मैट्रिक्स, ये सभी टॉपिक्स हैं। इनमें से ये आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और इसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो टेलीग्राम पे एक बार जाके देख लो, ज्वाइन कर लो, चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ काफ़ी चीज़ें। तो ये सभी आपको टॉपिक्स करने हैं और इन सब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक बताना रह गया या और भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नए टॉपिक्स अब वो पूछ रहा है रीजनिंग में, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगी साथ में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो एनालॉगी के क्वेश्चन हैं या फिर कोडिंग के क्वेश्चन हैं,
ठीक है, ये काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होती है ना, उसका भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, नंबर सीरीज़ का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। तो इन सभी चैप्टर्स की आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सभी चैप्टर्स को अपने डेली प्रैक्टिस में लाओ, यानी 1 घंटा निकालो रीजनिंग के लिए। ठीक है, 1 घंटा निकालो रीजनिंग के लिए और इन सभी चैप्टर्स की 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली की करो, तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। आपको डेली के अच्छे क्वेश्चंस की इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आखिरी के 20 दिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा रीजनिंग के लिए भी अब से अलग से। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना। सेक्शनल रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर वाले हैं ना, वो तो रहने देना, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं रहे हैं। रीजनिंग प्रीवियस ईयर जैसी नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, जैसे सिलोगिज्म हो गया और जो बाकी टॉपिक्स थे छोटे मोटे वो आ रहे हैं, बट स्टिल रीजनिंग का जो लेवल है ना, अब काफ़ी अच्छा उसने पूछने लग गया वो, तो काफ़ी अच्छे लेवल की रीजनिंग आ रही है। तो प्रीवियस ईयर सेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, मत लगाना, मैं यही सजेस्ट करूँगी, बल्कि अलग से इन चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहना बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में जो टॉपिक है ना, जो आपको अलग से देखने की ज़रूरत है, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। आपको पार्ट ऑफ स्पीच एक बार देख लेना, ये रानी मैम की वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, उन्होंने डाल दिया, आप वहाँ से कंप्लीट कर लो। उसके अलावा एक चीज़ वो है एक्टिव पैसिव वॉइस, ये देख लेना, क्योंकि इसके अच्छे क्वेश्चंस अब वो पूछ रहा है। और फिर आती है हमारी नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, और जो फोर्थ टॉपिक है जिसके अच्छे क्वेश्चन वो पूछ रहा है, वो है PQRS, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। तो इसके काफ़ी लेंदी भी पूछ रहा है और वन लाइनर भी पूछ रहा है, डिपेंड करता है शिफ्ट पे, डिपेंड करता है क्या लेवल आ रहा है एग्ज़ाम का। तो सिलेक्शन पोस्ट में भी जैसे अगर 4 क्वेश्चन आए PQRS के, तो 4 में से 2 जो थे वो लेंदी थे और 2 सिंपल भी थे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ये पूछ रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस 2-3 पूछ रहा है, नरेशन 2-3 पूछ रहा है, इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब इंग्लिश के अंदर भी जो सबसे मेजर रोल रहने वाला है वो रीडिंग का ही रहने वाला है। रीडिंग जो अच्छे से करेगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, वो कर लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी, मैंने पहले भी करी थी, वो है पैराग्राफ। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम, इस पैराग्राफ को आप अवॉइड करना फर्स्ट गो में। फर्स्ट गो में ये पैराग्राफ बिल्कुल रीड मत करना। अगर आपने फर्स्ट गो में इस पैराग्राफ को रीड कर लिया तो मतलब आपका टाइम गया, आपका पेपर ख़राब, क्योंकि ये पैराग्राफ आपके 5 मिनट ले जाएगा और 5 मिनट में कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा, सच में नहीं मिलेगा। क्योंकि इस पैराग्राफ के नीचे मैं ये नहीं कह रही कि हर शिफ्ट में ऐसा हो रहा था, बट जो शिफ्ट मैंने देखी उसमें यही चीज़ थी। उस पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन तो पार्ट ऑफ स्पीच वाले थे, लाइन दे रखी थी और बताना था, पार्ट ऑफ स्पीच उसकी बतानी थी। एक क्वेश्चन शायद एक्टिव पैसिव वाला था, और उसके बाद 2 क्वेश्चन थे जो आपको उस पैराग्राफ में से ढूंढने थे। और वो पैराग्राफ एक तो लंबा था और उसके लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अजीब थी कि वो पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा टाइम लगता उसको समझने में। इसी वजह से मैं कह रही हूँ उन 2 क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ को पढ़ने मत लग जाना, वो क्वेश्चन कर लेना जो बिना पैराग्राफ बने, बिना पैराग्राफ को रीड किए वो बन जाए। ठीक है, इसको अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है ना, लास्ट में ख़त्म करने के बाद, वो 100 क्वेश्चन देखने के बाद, उसके बाद इन 2 क्वेश्चन को देख लेना कि अगर आपको पैराग्राफ में मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देना, उसे स्किप कर देना, उसी में ही भलाई है। क्योंकि उस टाइम के अंदर आप मैथ के या रीजनिंग के या किसी और सब्जेक्ट के इससे ज़्यादा क्वेश्चन बना लोगे, आराम से बना लोगे। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन रहेगा आप सभी के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं वोकैब वाले सेक्शन की। ठीक है, वोकैब में क्या करना है, ये मैंने अलग से अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे, मैं टाइमली करती रहती हूँ जो जो चीज़ें मुझे लगती हैं। तो वोकैब बेसिकली आपने ब्लैक बुक तो पढ़ ही लिया, तो ब्लैक बुक को एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि जो ईडियम्स वगैरह आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं। ब्लैक बुक में से आपने अगर कर रखे हैं ना, तो ईडियम्स तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो पूछ रहा है ना, वो थोड़ा सा अटपटा है, मतलब प्रीवियस ईयर में देखा हुआ नहीं है। और हो सकता है CGL में वो पूछ भी ले, कोई नॉर्मल पूछ ले, ब्लैक बुक में से ही उठ के आ जाए। तो एटलीस्ट जो चीज़ें आपने कर रखी है ना, उस चीज़ को इग्नोर मत करो। आपने ब्लैक बुक पढ़ रखी है ना, तो उसको रिवाइज कर लो। आपने वो कैब के लिए कोई भी बुक पढ़ रखी है ना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। फोमो मत क्रिएट करो कि अगर ये आ गया तो क्या होगा, ये आ गया तो क्या होगा। जो वो कैब आपको नहीं आती वो किसी को भी नहीं आती है, ये सिंपल सी बात है। कोई भी पूरी वो कैब रट के नहीं बैठा हुआ है। आपने अगर ब्लैक बुक करी है, पूरी दुनिया ने वो कैब ब्लैक बुक ही कर रखी है, कुछ और अलग से नहीं किया हुआ है। तो इस चीज़ का फोमो मत क्रिएट करो। अगर आप 2 क्वेश्चन वो कैब के वहाँ पे छोड़ के आओगे, तो दूसरा बंदा भी, मैक्सिमम बच्चे वो 2 क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हैं या फिर गलत करके आने वाले हैं।
ठीक है, किसी का तुक्का लग जाए वो बात अलग है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान, आप सभी लोग वहाँ पे compete कर रहे हो, तो अगर आपके वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, तो वो जो पेपर है वो 100 नंबर का वो रहा ही नहीं, वो 100 क्वेश्चन का पेपर ही नहीं रहा, वो क्वेश्चन ऑलरेडी 98 क्वेश्चन का हो गया, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन तो किसी से भी नहीं होने, वो 2 क्वेश्चन तो आपके हैं ही नहीं, किसी के भी नहीं है वो या तो आपकी नेगेटिव मार्किंग करवाने के लिए उन्होंने डाल दिए हैं, या फिर आपका टाइम ख़राब करवाने के लिए उन्होंने डाल दिए हैं कि जो बच्चा यहाँ अटकेगा वो अटक ही जाएगा फिर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से बचो, और ये आपको हर सेक्शन में मिलेंगे, इस बार देख लेना, रीजनिंग में भी मिलेंगे, मैथ में भी मिलेंगे, जीके में भी मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे जो आप नहीं बना सकते और कोई भी नहीं बना सकता है। लेकिन जो फंस गया वो यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग करा के निकलेगा या फिर अपना टाइम ख़राब करा लेगा वहाँ पे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर 100 में से 15 क्वेश्चन ऐसे वो डाल देता है, तो वो 15 क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं डाल रहा है वो, उन 100 में से अब वो जो पेपर है आपका 85 क्वेश्चन का ही रह जाएगा, तो आपको उन 85 क्वेश्चन में अपना बेस्ट देना है बस, उन बाकी के 15 क्वेश्चन को नहीं देखना है आपने। जो बच्चा उन 85 क्वेश्चन के अंदर बेस्ट दे के आएगा वो बहुत अच्छे से अपने मार्क्स निकाल लेगा, तो उस चीज़ पे फोकस रखना बस, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो चीज़ समझो। ठीक है, तो वोकैब में जो आपने ब्लैक बुक है उसको पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लो, जो आप डेली रीडिंग कर रहे हो, मैंने पहले भी बहुत बार कहा अपनी वीडियोस में, द हिंदू भी अगर आप पढ़ रहे थे तो उसके साथ वोकैबलरी आती है, उस वोकैब को अगर आप पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी काम आएगी, अब वो वोकैब देख लेना, सच में काम आएगी। तो अब भी अगर आप रीडिंग कर रहे हो ना, डेली 1 घंटा अच्छे से रीडिंग करो, रीडिंग को टाइम दो, रीडिंग को 1 घंटा देना ही देना, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो। पहले मैंने भी बंद कर दी थी रीडिंग करनी, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है और इंग्लिश मेरी हमेशा से सही है, तो मैंने रीडिंग करनी काफ़ी बंद कर दी थी पीछे कुछ टाइम से, लेकिन मैंने अब दोबारा से स्टार्ट भी कर दिया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि रीडिंग के बिना कुछ नहीं है, आपको जो फ्लो है ना वो बना के रखना पड़ेगा, रीडिंग को छोड़ नहीं सकते, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, आपको रीडिंग कंटिन्यू करनी है, दैट्स इट। ठीक है, आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है इंग्लिश की। ठीक है, अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगी ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख लेना, ज्वाइन भी कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। आगे हम बात कर लेते हैं जीके की, हमारा लास्ट सब्जेक्ट, आगे बात कर लेते हैं जीके के बारे में। तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सिलेक्शन पोस्ट में कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई है जीके, बहुत 10-12 क्वेश्चन शायद डुएबल बता रहे थे, बट एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वो है आपके कोर सब्जेक्ट। जो बच्चा अपने कोर सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा, अच्छे से रिवाइज करके जाएगा, उसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 15-16 क्वेश्चन आप बना सकते हो, ईजिली बना सकते हो। ठीक है, हो क्या रहा है वहाँ पे आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मुझे पर्सनली ज़्यादा इजी लगते हैं कंपैरेटिवली जो सिंगल 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर बताना होता है, उसमें आपको एग्जैक्ट वो चीज़, वो पर्टिकुलर डेटा याद होना चाहिए। स्टेटमेंट वाले में क्या होता है, वो पर्टिकुलर डेटा आपको दिया होता है बट आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये ठीक है या नहीं, तो इसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा ईजी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के उस चीज़ को देखो, आप इन क्वेश्चन में जो गेस वर्क लोगे ना वो चल जाएगा, इन क्वेश्चन में गेस वर्क लोगे वो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का फ़र्क है, आप यहाँ से अपने अटैम्प्ट्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हो इस तरीके से। तो अगर आप अपने कोर सब्जेक्ट पे अच्छे से काम कर लो, अभी भी टाइम है, आपने जिस भी टीचर से पढ़ा हुआ है, अगर आपने परमार सर से भी कोर्स किया हुआ है उनका, तो आप वही नोट्स अपने दोबारा से रिवाइज़ करो जो आपने पढ़े हुए हैं, कुछ नया मत करना इस टाइम में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नए कोर्स देखने लग जाएंगे, नई चीज़ें देखने लग जाएंगे, बट 20 ही दिन है, 20 दिन में कुछ नया नहीं करना, आपने जितना पढ़ लिया, जितने कोर सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए उन सभी को बस अच्छे से एक बार ही रिवाइज़ कर लो, एक बार अच्छे से सारी चीज़ें दोबारा से अपनी आंखों के सामने से निकाल लो, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक, एक एक 2-2 दिन का टाइम लो, 2-2 3-3 दिन का टाइम ले लो अगर एक सब्जेक्ट को करना है, तो ये सारे सब्जेक्ट कवर कर लो। दूसरी चीज़ जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, वो कुछ ही टॉपिक के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जैसे डांस है, स्पोर्ट्स है, स्कीम्स है, इनके काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने स्टैटिक जीके से पूछे हैं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी टॉपिक्स होते हैं स्टैटिक में, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, तो वो भी आप देख सकते हो। मतलब कि अभी तक जितने टॉपिक्स रहे हैं तो एक बार ही उनको नज़र मार सकते हो, क्योंकि नहीं पता सीजीएल में कौन सा टॉपिक वो ज़्यादा पूछ ले, कौन सा कम पूछ ले, हम बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो ये कोर सब्जेक्ट्स है ना, ये कभी धोखा नहीं देने वाले हैं। स्टैटिक जीके धोखा दे सकती है, लेकिन ये कोर सब्जेक्ट आपका साथ देंगे एग्ज़ाम में, आपके मार्क्स इंक्रीज़ करने में आपका साथ देंगे। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखो। ये 6 सब्जेक्ट हैं, इन 6 सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज़ कर लो, ख़त्म कर लो, कंप्लीट कर लो। और करंट अफेयर्स अभी मत पढ़ना बिल्कुल भी। करंट अफेयर्स पढ़ने का ना तो टाइम है आपके पास और ना ही कोई अभी रेलिवेंस है करंट अफेयर्स पढ़ने की। 4-5 क्वेश्चन शायद आ भी जाएँ करंट अफेयर के, तो छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करके आने हैं, आपको वहाँ पे सिर्फ 75 से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं और इतने से आपका काम हो जाएगा अगर आप एक्यूरेटली कराए तो। बस एक्यूरेसी पे ध्यान देना और जो आपने अच्छे से सीखा है, जो कंसेप्ट्स आपने बिल्ड किए हैं ना, उन पे ध्यान देना बस, और कुछ नहीं करना। जो चीज़ें मैंने आपको बताई इस वीडियो में, उन चीज़ों को अप्लाई करो। और ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी टेलीग्राम पे, जस्ट थोड़ा सा टाइम देना मुझे, गिव मी 24 आवर्स, मैं वो सारी चीज़ें, वो PDF वगैरह डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो और अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी वहाँ पे। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आप सभी। और अभी सभी अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो कन्फ्यूजन्स चल रही हैं ना अभी दिमाग में, वो सब ख़त्म हो जाए। जो जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, उन चीज़ों को अप्लाई करो बस। अब सारा गेम इम्प्लीमेंटेशन का है, बस दैट्स इट। इतना करो, अच्छे से पढ़ते रहो, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।